हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख आलोचक पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रश्नोत्तर को देखा था। इस वीडियो में हम नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आगे भी जो आलोचक हैं उनको भी हम इसी तरह सेक्शन वाइज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न से, हमने पिछला जो प्रश्न एंड किया था वो था शुक्ल जी के सभी निबंध किस नाम से संकलित हैं, तो इसका जो सही उत्तर था वह चिंतामणि था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखते हैं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जिनका जो समय है वह पहले हम देख लेते हैं 1906 से 1968। ठीक है, यानी जन्म जो है 1906 और 68 जो है 1900 उनकी मृत्यु है। तो यानी अगर हम देखें तो कालक्रम की दृष्टि से शुक्ल जी पहले आएंगे और नंद दुलारे वाजपेयी उनके बाद। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी उनके बाद आएंगे। ठीक है, तो ये है अगला जो इसका जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी के किस विचार की आलोचना की है? ऑप्शन है तुलसीदास संबंधी विचार, रहस्यवाद विरोधी दृष्टिकोण। ठीक है, रहस्यवाद है ये, यहाँ र छूट गया है। रहस्यवाद विरोधी दृष्टिकोण, छायावाद और रहस्यवाद संबंधी विचार और वाल्मीकि की व्याख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर छायावाद और रहस्यवाद संबंधी विचार जो शुक्ल जी के थे, इसके विरोध में यानी उसकी आलोचना कर रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, ये जो रचना है वो किन की है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद की मुख्य प्रेरणा क्या है? ऑप्शन है केवल धार्मिक, मानवीय और सांस्कृतिक, दार्शनिक और भौतिक, अंग्रेजी प्रवाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दार्शनिक और भौतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानवीय और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का संबंध किससे जोड़ा? ऑप्शन है भारतीय अध्यात्म, लोक परंपरा, 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से, और छायावाद का संबंध किससे जोड़ा है? तब आ जाएगा 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति। लेकिन जब अगर छायावाद की मुख्य प्रेरणा की बात पूछी जाएगी तब वहाँ पे क्या आएगा? मानवीय और सांस्कृतिक। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी के ही अनुसार उनकी छायावाद की जो मुख्य प्रेरणा क्या है? मानवीय और सांस्कृतिक है। और अगर हम छायावाद का संबंध पूछा जाए तो छायावाद का जो संबंध है वो 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति को मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रहस्यवाद के बारे में वाजपेयी जी का क्या मत था? ऑप्शन है कविता से बाहर कर देना चाहिए, कविता में बाधक है, कविता का अनिवार्य क्षेत्र नहीं है, कविता के क्षेत्र से खारिज नहीं कर सकते। तो वाजपेयी जी जो है रहस्यवाद के विषय में क्या कहते हैं कि जो ये रहस्यवाद है वो कविता के क्षेत्र से हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसी पक्ष को लेकर वो क्या कर रहे हैं, शुक्ल जी की जो आलोचना पद्धति है उसको हम वो आलोचना के क्षेत्र में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये भी मानते हैं कि जो रहस्यवाद जो तत्व हैं इसे हम क्या कर सकते हैं? कविता के क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकते, यानी खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाजपेयी जी ये भी मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है नंद दुलारे वाजपेयी मध्यकालीन साहित्य के किस कवि के भी जानकार थे? तो मध्यकालीन साहित्य में ऑप्शन देख लेते हैं, जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास के वो जानकार थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी वो पहली पुस्तक वह सूरदास पर लिखी थी। अगला जो प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं है, तब वह पृष्ठपेशन है। जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। ठीक है, तो काव्य के लिए महान की अगर हम बात करें, क्या परिभाषा दे रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं जो काव्य अनिवार्य नहीं है उसे महान नहीं कह सकते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में है। ठीक है, और ये रत्नाकर कवि का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अगला जो है वह आलोचक जो हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर हम समय देखें तो यहाँ पे समय है उनका 1907 से 1979। ठीक है, तो 1907 इनका जन्म हो जाएगा, 79 इनका क्या हो जाएगा? मृत्यु वर्ष हो जाएगा।
तो इसी तरीके से शुक्ल के बाद नंदुलाल वाजपेयी, उसके बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम देखते हैं कि पुस्तक। अब प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई। तो पहला तो इसमें एक प्रश्न तो कालक्रम को देखकर हो गया है। दूसरा है हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसके रचनाकार कौन है या इतिहासकार कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1935, 1940, 1942, 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1940। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पुस्तक कबीर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है 1935, 40, 42, 50। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1942 में कबीर जो पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक है कबीर, और इसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उद्भव को किससे जोड़ा था। ऑप्शन है इस्लामी संस्कृति के प्रसार से, भारत पर इस्लाम की विजय से, वैदिक परंपरा से और संस्कृत साहित्य से। तो इन्होंने जोड़ा था इस्लामी संस्कृति के प्रसार से। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत पर इस्लाम की वजह से। ठीक है, इस्लाम का जब विजय हो गया था, जब भारत में इनका आधिपत्य हो गया था, तो ये क्या कर रहे थे, भारतीय जो हिंदुओं के जो देवालय थे, जो मूर्ति थी, उनको क्या कर रहे थे, खंडित कर रहे थे। इस दृष्टि से फिर अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं इसकी मतलब जो इस्लामिक क्रांति है इसके आतंक के रूप में या उनके भय के रूप में वह हमको उद्घाटित होते हुए दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का आधार किसे मानकर समझाया। केवल आध्यात्मिक आवश्यकता, सामाजिक ऐतिहासिक आधार, इस्लामी प्रभाव और संस्कृत साहित्य का अनुकरण। उसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का आधार किसे मानते हैं, सामाजिक ऐतिहासिक आधार को मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उससे पहले हम ये देख लेते हैं, उन्होंने यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में ये बात हो रही है कि लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रयास किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। ठीक है, द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल जी कबीर के किस पहलू को समझने में असफल रहे। उनकी काव्यगत प्रतिभा को, निर्गुण पंथ और हठयोग परंपरा को, जातिगत विद्रोही दृष्टि को, और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो पक्ष हैं कबीर से संबंधित, इन सभी पक्षों को समझने में कहीं ना कहीं शुक्ल जी क्या रहे, असफल रहे। और इसका हम परिणाम इस रूप में देखते हैं कि जब वो त्रिवेणी की बात कर रहे हैं तो त्रिवेणी में वो सिर्फ 3 रचनाकार को ले रहे हैं, और साहित्यिक में भी उन्होंने जो कबीर को है उस दृष्टि से या उस रूप में उनको महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, अगला हम पक्ष देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली पुस्तक कौन सी थी। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, सूरदास, कबीर और आलोक परिक्रमा। का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली पुस्तक। अगला प्रश्न है सूरदास पर लिखी पुस्तक में द्विवेदी जी ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की। सूरदास की भक्ति भावना, राधा कृष्ण प्रेम की अलौकिकता, मधुर रस परंपरा, भक्ति और रहस्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण प्रेम की अलौकिकता पर चित्रण विशेष जोर दिया है द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है द्विवेदी जी के अनुसार यदि इस्लाम भारत में ना भी आया होता, हिंदी साहित्य का अधिकांश वैसा ही रहता, भक्ति साहित्य का विकास रुक जाता, निर्गुण काव्य का जन्म ना होता, हिंदी साहित्य संस्कृति का अनुकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का अधिकांश वैसा ही रहता। द्विवेदी जी के प्रिय कवि कौन थे, तो कालिदास थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालिदास थे द्विवेदी जी के प्रिय कवि। द्विवेदी जी को किस प्रकार का आलोचक माना गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनको मानवतावादी आलोचक कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रस सिद्धांत या नहीं होगा, मानवतावादी आलोचक। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रानंदन पंत किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो नगेंद्र अब आलोचक के रूप में हम देख रहे हैं, इनका समय क्या है 1915 और 2000। ठीक है, इनकी मृत्यु वर्ष का है और एक जन्म वर्ष है। ऑप्शन है इनकी जो पुस्तक है सुमित्रानंदन पंत किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन है 36, 37, 38, 39। तो 1938 जो है वह सुमित्रानंदन पंत का प्रकाशन वर्ष हम इसे मानते हैं। ठीक है,
सुमित्रा नंदन पंत जब पुस्तक पूछी जाए तो कौन है? नगेंद्र। और अगर सूरदास पूछी जाए, सूरदास जो है वह नंदुलाल वाजपेयी ने भी लिखी है, लेकिन अगर पहले रचनाकार के रूप में देखें तो हम हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को किस संज्ञा से परिभाषित किया है? ऑप्शन है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, कल्पना का विद्रोह, आधुनिकता का प्रतीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बी। अगला है साकेत एक अध्ययन किसने लिखा था? साकेत एक अध्ययन जो है यह 1939 में लिखा गया। साकेत चूँकि मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इस पर एक समीक्षात्मक या आलोचनात्मक लेख किसने लिखा है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? रहस्यवादी, जीवनवादी, प्रगतिवादी और रोमान। तो इस प्रश्न का सही जीवनवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी की वाग विभूति किसने लिखी है? और ये जो रचना है उसका समय क्या है? 1936। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल। तो इसमें अगर हम देखें बिहारी की वाग विभूति किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। ठीक है, तो ये जो समय आप देख रहे हैं ना, कि ये जो समय है 1936 से, यानी 1900 से 1947 के बीच का जो साहित्य है वो क्या है? गांधी साहित्य कहला जा रहा है। और इसी साहित्य के दौर में हम कहानी भी पढ़ चुके है ना, जिसमें प्रेमचंद की कहानियाँ आई, उपन्यास पढ़ लिया हमने, प्रेमचंद के उपन्यास भी थे, है ना, जैनेन्द्र के भी उपन्यास थे। और आलोचना वाला जो पक्ष है, यानी हमने कहानी उपन्यास और उसको पढ़ लिया है, कहानी उपन्यास और नाटक निबंध को देख लिया। अब इसके बाद जब आलोचना का पक्ष आया तो हम प्रमुख आलोचक जो इस दौर में लिख रहे थे, ठीक है, अगर हम शुक्ल की बात करें तो हमने शुक्ल की संपूर्ण रचनाओं के बारे में नहीं बात की है अभी, हमने सिर्फ उन्हीं रचनाओं की बात की जो 1900 से 1947 के दौर में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें बिहारी की वाग विभूति, तो ये जो समय है वो 1936 है और इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी और कृष्ण शंकर शुक्ल। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो हमने अभी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की संपूर्ण रचनाओं पे बात नहीं की और ना ही पुस्तक में इसे पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इनका नाम जिक्र हुआ है और इन रचनाओं का जिक्र मात्र हुआ है। ठीक है, इस कालखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण शंकर शुक्ल ने किस कृति पर कार्य किया था? ऑप्शन है रामचरितमानस, रत्नाकर और केशव, केतांजलि और साकेत। तो कृष्ण शंकर जो शुक्ल हैं वो रत्नाकर और केशव पर काम कर रहे हैं और यह इनकी आलोचनात्मक कृति है। रत्नाकर का समय है 1935 और 1936। फिर से आप समय देख रहे हैं। ठीक है, 1935 से 36 जो रत्नाकर और केशव का समय है, ये किनका कृति है? आलोचनात्मक कृति कृष्ण शंकर शुक्ल की। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी किस प्रकार की भाषा में आलोचना लिखते थे? ऑप्शन 1 है साधारण भाषा, अंग्रेजी भाषा, काव्यचित और तर्कशील। उत्तर क्या हो जाएगा? तर्कशील भाषा में काव्यचित भाषा में, है ना। तो शांति प्रिय द्विवेदी क्या कर रहे हैं? आलोचना जब लिखते हैं तो वो काव्यचित भाषा में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा ने हिंदी समालोचना को किसके माध्यम से समृद्ध किया है? ऑप्शन है उपन्यासों के माध्यम से, नाटक रचना द्वारा, अनेक लेखों के माध्यम से या जीवन चरित्र द्वारा। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन चरित्र द्वारा नहीं, लेखों के द्वारा, है ना। अनेक लेखों के माध्यमों से क्या हो रहे हैं? जो प्रसाद और निराला पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 जो स्तंभ है प्रमुख, इन्होंने समालोचना में क्या योगदान दिया? इन्होंने निबंधात्मक लेख लिखे हैं। ठीक है, इस युग में तो अनेक लेखों के माध्यम से समालोचना में इन्होंने योगदान दिया। शांति प्रिय द्विवेदी को क्या माना जाता है? प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। मानवतावादी किसको माना जाता है? अभी हमने पढ़ा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी को क्या माना जाता है? प्रभाववादी आलोचक। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो समय है वह 36 में है और इसकी स्थापना के बाद हम हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का क्या देखते हैं? उदय देखते हैं। अब हम क्या है? आ गए हैं मार्क्सवादी आलोचना में। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख जो आलोचक हैं, यानी कि अभी हमने शुक्ल को पढ़ा, नंदलाल वाजपेयी को पढ़ा, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा और फिर नगेंद्र को पढ़ा। उसके बाद हमने शांति प्रिय द्विवेदी को भी पढ़ा, हरिकृष्ण शंकर शुक्ल को भी पढ़ा और एक और जो रचनाकार थे वो थे
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, है ना। इनकी रचनाओं को देखा हमने। अब अगर हम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में देखें तो हम देखेंगे प्रकाश चंद्र गुप्त को, शिवदान सिंह चौहान को और रामविलास शर्मा को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और बाबू गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता की बात जब पूछी जाएगी तो ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान। और ये जो लेख है ये लिखा गया 1937 में। पत्रिका है विशाल भारत पत्रिका, ठीक है। तो विशाल भारत पत्रिका में 1937 में शिवदान सिंह चौहान ने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता पर लेख लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्मवादी या मार्क्सवादी आलोचना का आरंभ किस समय माना जाता है? ऑप्शन है 1930 के बाद, 40 के पूर्व, 47 के बाद और 50 के बाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 के पूर्व। अगला है, पाठ्य पुस्तकीय या प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन थे? हमने इसे पिछली वीडियोस में किसी में किया है और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी कवर किया है, ठीक है। अगला है, साहित्यालोचन ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिवदान सिंह चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन सैद्धांतिक समालोचना का ग्रंथ है। ये जो रचना है ये किनकी है? श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्यालोचन। ये सैद्धांतिक समालोचना का ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्यालोचना का सुलभ संग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किस लेखक का योगदान विशेष माना गया है? ऑप्शन है गुलाब राय, शिवदान सिंह चौहान, निराला और प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब राय। अगला प्रश्न है, इस कालखंड की काव्यधारा की प्रधान प्रवृत्ति कौन सी थी? ऑप्शन है रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद, ठीक है। अगला है, सामान्यतः छायावाद का एक पक्ष किसे माना जाता है? कला के लिए, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहस्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, रहस्य भावना किससे उत्पन्न होती? तर्क से, यथार्थ से, कल्पना से या अनुवाद से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कल्पना से। कल्पना से रहस्य का उदय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी आलोचकों के दल में बाद में किसका प्रवेश हुआ? ऑप्शन है प्रेमचंद, गुलाब राय, रामविलास शर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मार्क्सवादी आलोचना के दल में बाद में किसका प्रवेश हुआ? रामविलास शर्मा, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसमें प्रकाश चंद्र गुप्त का भी नाम लिया जाता है मार्क्सवादी आलोचकों में। अगला प्रश्न है, छायावाद में किन किन विशेषताओं का समावेश है? ऑप्शन 1 है कल्पना, प्रवणता और रहस्य भाव। दूसरा है प्राकृतिक सूक्ष्म और अनुभूति, वैयक्तिक पीड़ा और अवसाद, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हम क्या देखते हैं? छायावाद में इन विशेषताओं को देखते हैं। कल्पना, प्रवणता, रहस्य भाव है, प्राकृतिक सूक्ष्म अनुभूति है, वैयक्तिक पीड़ा और अवसाद है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य साधना किस ऐतिहासिक आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, बी स्वाधीनता संग्राम, सी हरित क्रांति और डी शीत युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाधीनता संग्राम, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर देगा बी। अगला देखते हैं, छायावादी काव्य में किस प्रकार की चेतना दोनों रूपों में विद्यमान थी? पहला धार्मिक चेतना, दूसरा स्वाधीनता की चेतना, तीसरा वैज्ञानिक चेतना, चौथा आध्यात्मिक चेतना। तो इस प्रश्न का स्वाधीनता की चेतना जो है वो छायावादी काव्य में दोनों रूपों में विद्यमान है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 36 में इसका समय है। अगला है, सामाजिकता का आग्रह रखने वाले अधिकांश कवि किस विचारधारा से जुड़े? गांधीवादी विचारधारा, यहाँ जो है ये होगा गांधीवादी विचारधारा।
तो क्या है, सामाजिकता का आग्रह रखने वाले अधिकांश कवि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है सी, हालावाद को किस प्रकार की कविता माना गया है? ऑप्शन है भक्ति काव्य, श्रृंगारी कविता, विरोधी कविता या फिर वैज्ञानिक कविता। तो हालावाद जो है वो कहीं ना कहीं इस दौर में पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट की कविता मानी गई, विरोध की कविता मानी गई। अगला प्रश्न है, यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आए नवीन लेखकों को किस रूप में जाना गया? छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, नई राहों के अन्वेषी या प्रयोगवाद के प्रवर्तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई राहों के अन्वेषी। अगला है, छायावाद काल में कविता के रूप में कौन कौन से परिवर्तन हुए? शब्द योजना में प्रयोग, छंद और लय में नया प्रयोग, भाव एवं कल्पना में विस्तार, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न सभी जो है छायावाद के काल में हम कविता में परिवर्तित होते देख रहे हैं। शब्द योजना में नवीनता आई है, छंद और लय में नया प्रयोग आया है, भाव और कल्पना में विस्तार आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ही है और ये प्रश्न जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। और ये सेक्शन जो था वो था गांधी युग, जिसमें हमने प्रमुख आलोचकों को देखा, गांधी युग के प्रमुख साहित्य में देखा, यानी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में जो विभिन्न विधाएं थे जिनमें हम गांधीवादी चिंतन या उसके आदर्श को हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं छायावाद युग। तो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।